दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। जैसे कि आपको पता ही होगा इस समय एनबीएफसी को लेकर आरबीआई बहुत सारे सख्त कदम उठा रहे। इसी को लेकर दो बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से एक्सचेंज को भी कुछ जानकारी दी गई है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विस देख सकते हो कि रिलायंस ग्रुप की एक बहुत मजबूत कंपनी है जो 3-4 जो बड़े बिजनेस शुरू करने जा रही है, जिससे आने वाले इसमें इसकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। और इसके पीछे वजह है कि इसकी जो पेयर कंपनी है उनकी प्राइस काफ़ी ऊपर है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस बार जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार रहा था, जबकि बिजनेस अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुए। लोन का बिजनेस जरूर शुरू हुआ है लेकिन दूसरे बिजनेस अभी शुरू होने वाले। इसके अलावा कंपनी ने लीज का बिजनेस भी शुरू किया है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस के कारोबार की बात कर ले तो आज सैटरडे था लेकिन आज बाजार शुरू था। आज दो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन चले सुबह सुबह छोटे छोटे, और इसके पीछे वजह ये रही कि बाजार आने वाले समय किसी भी प्राकृतिक आपदा या फिर कोई साइबर अटैक वगैरह हो जाए तो बाजार को किस तरह से सुचारू रूप से आगे चलाया जाए, जिसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। इससे पहले भी चलाया, तो इसी को लेकर आज शनिवार को बाजार शुरू था और मंडे को बाजार बंद होगा क्योंकि मुंबई में इलेक्शन है, उसकी वजह से मंडे को बाजार को बंद रखा गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। 362 के आसपास क्लोजिंग थी, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। आप देख सकते हो कि इंट्राडे का लो 357 का लेकिन हाई 363 का है। तो निचले लेवल से अच्छी दौड़ लगाई और क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही रही है, करीब 1.40% की तेज़ी के साथ। फिलहाल अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी स्टॉक नीचे 394 का इसने हाई बनाया था, उस हिसाब से देखें तो भी स्टॉक करीब 30 रुपये आपको नीचे दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो सब्सिडीज कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की, उनकी तरफ से यहाँ पे एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि इस क्वार्टर के दौरान किसी प्रकार का कोई एक्वेशन या शेयर टेकओवर का नहीं हुआ है हमारी तरफ से, यानी शेयरों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। और इसकी जानकारी दे दी गई है एक्सचेंज को कि तो आप देख सकते हो कि इस क्वार्टर के दौरान JFSL में किसी प्रकार के शेयर होल्डिंग पैटर्न में इनकी तरफ से कोई बदलाव नहीं किया गया। और दूसरा जो नोटिस है इसमें भी देखते हो रिलायंस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी इसकी जानकारी दी गई है कि Q4 के दरमियान किसी भी प्रकार का जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर होल्डिंग में उनकी तरफ से कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी न कोई एक्वेशन हुआ है न ही कोई शेयर टेक ओवर किए गए। तो इसकी जानकारी ऑलरेडी दे दी गई है एक्सचेंज को। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन ने आगाह किया है कि असुरक्षित माने जाने वाले अनसिक्योर्ड लोन यानी बिना गारंटी वाले कर्ज और इस समय जो पूंजी बाजार में निर्भर ज़्यादा करके जो इस समय एनबीएफसी है उनके लिए आने वाले समय बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। स्वामीनाथन ने आरबीआई के बुधवार को आयोजित एक सम्मेलन में एनबीएफसी को लेकर यहाँ पे उनके जोखिम और उनकी आंतरिक ऑडिट को लेकर यहाँ पे बड़ी बातें कही है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि लैंडिंग के बारे में निर्णय लेने के लिए एल्गोरिदम पर अत्यधिक निर्भरता को लेकर उन्होंने चेतावनी दी है। स्वामीनाथन का कहना है कि कुछ प्रोडक्ट्स या अनसिक्योर्ड लोन जैसे क्षेत्रों के लिए जोखिम काफ़ी ज़्यादा है, यह लंबे समय तक टिके रहने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि ज़्यादातर एनबीएफसी में एक ही काम करने की इच्छा है, जैसे कि जो रिटेल अनसिक्योर्ड लोन जो बांटते हैं, टॉपअप लोन या फिर दूसरे पूंजी बाजार में इन्वेस्टमेंट, इस तरह से वो प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, यानी रिस्क वाले प्रोडक्ट पे ज़्यादा एनबीएफसी इस समय फोकस कर रहे हैं, जिससे उनको रिटर्न ज़्यादा मिलने की संभावना दिखती है। स्वामीनाथन ने आगे कहा कि एल्गोरिदम आधारित कर्ज देने के मुद्दे पर कहा कि कई संस्थाएं बही खातों में तेजी से वृद्धि के लिए नियम आधारित क्रेडिट का रुख कर रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि स्वचालन दक्षता को बढ़ा सकता है पर एनबीएफसी को ऐसे मॉडल से खुद को बांधना नहीं चाहिए। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि नियम आधारित कर्ज की जो व्यवस्था है वो केवल उतने ही प्रभावी जितने आंकड़े और मानदंड पर जिन पर वे बनाए गए। तो यहाँ पे स्वामीनाथन ने कहा कि विशेष रूप से उभरती बाजार स्थितियों में ऐतिहासिक आंकड़े व एल्गोरिदम पर अत्यधिक निर्भरता से कर्ज मूल्यांकन में चूक हो सकती है। उन्होंने एनबीएफसी को अपनी क्षमताओं और सीमाओं पर स्पष्ट दृष्टिकोण बनाए रखने और निगरानी व्यवस्था पर ध्यान देने को कहा है। उन्होंने कहा कि एनबीएफसी को साइबर सुरक्षा जैसे जोखिमों पर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। यानी कुल मिला के एनबीएफसी जिस समय लोन जो बांट रहे हैं उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है और उनके आने वाले समय
बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यह आरबीआई की तरफ से बड़ी चेतावनी दी गई है। दूसरी तरफ जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनबीएफसी बॉडी की तरफ से भी आरबीआई को बहुत जल्द एक लेटर लिखा जाएगा। जो आरबीआई नए नियम लाने जा रही है उसको लेकर यहाँ पे लेटर लिखने की तैयारी की गई है। तो जो एनबीएफसी की जो बॉडी है, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल यानी एफआईडीसी, वो यहाँ पे जो उनके कंसर्न है कि जो अभी नया रूल्स ला रही है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, उसको लेकर क्या इस सेक्टर पे असर होगा, उसको लेकर वो एक लेटर लिखने जा रहे हैं जिससे सारा क्लियरिफिकेशन हो। तो यहाँ पे एफआईडीसी वो सारी जानकारी चाहते हैं आरबीआई से कि आगे जाके किस तरह से ड्राफ्ट आ सकता है, उसका क्या निगेटिव और पॉजिटिव असर हो सकता है, वो समझना चाहते हैं। तो इस लेटर के अंदर कुछ उनकी तरफ से डिमांड भी रखी जा रही है, जिसमें देख सकते हो कि जो प्रोविजन रखने की जो यहाँ पे जो रखी है कैपेसिटी, उसको उसका रिडक्शन किया जाए, जो प्रोविजन है उसको थोड़ा कम किया जाए सेंट्रल बैंक की तरफ से। जो प्रोविजन की जो यहाँ पे रखने की जो संभावना बन रही है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में ला सकते हैं एनबीएफसी को, ये एफआईडीसी का कहना है। क्योंकि 3 मई को ही देखें तो सेंट्रल बैंक की तरफ से यहाँ पे लेंडर से कहा गया था, उनको लेटर भी लिखे गए कि आपको हायर प्रोविजन रखना होगा। जो भी आप लोन बांट रहे हो उसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन दे रहे उस पर आपको प्रोविजन रखना होगा बड़ा। आरबीआई नहीं चाहता कि फिर से 2012-13 रिपीट हो, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनियां बूम पे थी और बाद में भारी मंदी आ गई और ऐसे में बहुत सारा एनपीए बना। उस समय काफ़ी कंपनियां डूबी, जिससे बैंकिंग सेक्टर पर दबाव आया। तो जो बैंकों के जो लोन डिफ़ॉल्ट वो सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ही प्रोजेक्ट के थे, इसीलिए हाई प्रोविज़न रखने के लिए कहा जा रहा है ताकि आने वाले समय सेफ्टी हो और इसी प्रकार से फिर बड़ा एक डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। वैसे एफआईडीसी की तरफ से लेटर कब तक लिखा जाएगा इसके लिए अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही लेटर लिखा जाएगा और उनसे आरबीआई से जो भी अपनी रिक्वेस्ट की जाएगी उनकी तरफ से कि जो हो इसमें कुछ राहत दी जाए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 5% के आसपास प्रोविज़न रखने के लिए आरबीआई की तरफ से कहा गया है और जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा उसके बाद में उसको 2.5% तक लाया जा सकता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर प्रोजेक्ट के ऊपर अगर 5% का प्रोविज़न रखा जाए तो बहुत सारे फंड की जरूरत पड़ेगी और ऐसे में इनका बिजनेस दबाव में आ सकता है। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर वो लोन भी नहीं दे पाएंगे। इसी को लेकर एनबीएफसी अपने बिजनेस को, अपने फ्यूचर को लेकर यहाँ पे आरबीआई से इससे बातचीत करना चाहती है। साथ में कब तक आरबीआई इसको ड्राफ्ट को लाने जा रही है उसकी जानकारी भी मिलनी चाहिए ताकि उसकी तैयारी की जा सके। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि आरबीआई की जो गाइडलाइन के बाद में यहाँ पे एनबीएफसी ने भी अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है। तो कुल मिला के जियो फाइनेंसर भी एक एनबीएफसी है, वो भी लोन बांटती है, तो उसके लिए भी रिस्क तो है। अब यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस की प्राइस देखें तो काफ़ी कम है अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में। आप देख लो कि सबसे जो बड़ी कंपनी एनबीएफसी वो है बजाज फाइनेंस, जिसकी प्राइस 6,740 है और इसका मार्केट कैप करीब 4,17,203 करोड़ के आसपास है। बजाज फिनसर्व नंबर 2 पे है जिसकी प्राइस 1,590 के आसपास है इस समय और इसका मार्केट कैप 2,53,778 का है। जियो फाइनेंशियल नंबर 3 पे आती है जिसकी प्राइस मात्र 362 है, लेकिन इसका मार्केट कैप 2,30,147 के आसपास है। इसके बाद में चोलामंडल फाइनेंस है जिसकी प्राइस तो 1,280 है लेकिन मार्केट कैप बहुत कम है, करीब 1,07,558 के करोड़ के आसपास है। बजाज होल्डिंग जिसकी प्राइस 8,220 है और मार्केट कैप मात्र 91,480 करोड़ के आसपास है। श्रीराम फाइनेंस जिसकी प्राइस 2,366 की है और मार्केट कैप मात्र 88,000 करोड़ के आसपास है। और एचडीएफसी एएमसी जिसकी प्राइस 3,779 की है और मार्केट कैप मात्र 80,000 करोड़ के आसपास। तो आप क्लियरली समझ सकते हो इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है, प्राइस काफ़ी कम है। इसकी पेयर कंपनियां सबकी प्राइस 4 डिजिट में, तो ये भी जल्द ही 4 डिजिट में आराम से जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि निवेश करें जियो फाइनेंशियल सर्विस में। आने वाले इसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।